So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to be looking at literary theory ke all the questions that were asked in the recent exams of shift 1, shift 2 and shift 3. As you can see on your screens, you can look at the segregation that I have made over here कि total कितने questions आए हैं literary theory से and कौन से shift में कितने questions आए हैं. So we have in total 30 questions. Shift 1 में we have 10 questions, shift 2 में we have 7 questions and shift 3 में we have 13 questions. Now after talking to a lot of students and receiving their messages and whatever feedback that you people send me, I have happened to find out that literary theory एक ऐसा सेक्शन है जिसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्वाइट हॉरिफाइड फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी. जबकि लेट मी टेल यू दैट इफ यू हैव कंज्यूम द राइट कंटेंट, लिटरेरी थ्योरी से इजी आपके पूरे सिलेबस में और कुछ है नहीं एंड to more add on to that, इससे ज्यादा predictable कुछ भी नहीं है because there are only 14 theories that you need to study from literary theory. बहुत ही easy हैं ये theories. अगर आपने इनको एक बार समझ लिया, वही repeated questions आपसे पूछे जाते हैं जो मैं आपको show भी करूंगी. And after watching this video you are going to get a good picture of literary theory and आपको idea लगेगा कि यार ये easy है, ये predictable है and बेकार में ही YouTube पर and इधर उधर लोगों ने लिटरेरी थ्योरी को एक बहुत मॉन्स्टर की तरह दिखाया है एंड आपको डरा दिया है. सो लिटरेरी थ्योरी इज वेरी इजी. आपको ये 14 थ्योरीज कंप्लीटली तैयार करनी है अपने एग्जाम के लिए और इसके अंदर आने वाले जो आपके कुछ क्रिटिक्स हैं, जो आपके थ्योरिस्ट हैं, उनके वर्क्स एंड उनकी जो क्रिटिकल टर्म्स हैं, जो थ्योरीज उन्होंने दी हैं, बस उनको याद करके जाना है एंड आई विल शो यू कि कैसे बार बार उसी से ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो लिटरेरी थ्योरी फॉर मी इज वेरी इजी एंड प्रेडिक्टेबल. आप जरूर से चेकआउट करें मेरे कोर्स को, जो मैंने पूरा बच्चों को पढ़ा के रखा है. एक थ्योरी, एक लेक्चर एंड एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है. अगर आपको मेरा स्टाइल इजी लगता हो, रिलेटेबल लगता हो, तो इसके फ्री डेमो लेक्चर्स देख के आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि या you are going to get entire content over here at one place. स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो को, बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से आपको करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड पोल्स मिलते हैं एंड जितनी भी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आ गई, कोई भी नई खबर आपके यूजीसी नेट की दुनिया में आती है, वो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाती है. लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 1, यस आई वांटेड टू टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पिछले वाले एग्जाम को अगर आप देखोगे तो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म से एंड देन बाकी थ्योरीज से आए थे. इस बार अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दिखाई देंगे फेमिनिज्म से. देन आपका जो दूसरी थ्योरी है वो आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म से. पोस्ट कॉलोनियल से भी आपके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. देन बाकी थ्योरीज आपकी मिक्स एंड मैच होके आती हैं. जैसे स्ट्रक्चरलिज्म से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा. वी हैव मिकाइल बख्तिन, मिशेल फुको, ये आपके बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं पेट राइटर्स है, ये तो आएंगे ही आएंगे. So now I will let you through all the questions and I will show you कि ये कितना easy subject है and do let me know by the end कि आपको confident feel हुआ या नहीं, या फिर जो आपके मन से डर था वो गया या नहीं. Question number 1 है, in his work The Postmodern Condition, Jean-Francois Lyotard announced the eclipse of all grand narratives and sought to declare the death of classical socialism. अब इस क्वेश्चन से आपको 3 इंफॉर्मेशन मिलती है. सबसे पहले कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म का क्वेश्चन है. आप जब पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी को पढ़ते हैं तो ये लोग बहुत ही ग्रैंड नैरेटिव्स को एंड बहुत ही ग्रैंड टाइप की स्टाइल को, बिल्कुल भी ओवर आर्चिंग स्टाइल को पसंद नहीं करते हैं. एंड ये लोग बात करेंगे कि भाई आपके मेटा नैरेटिव्स के बारे में बात करते हैं. देन आपके लियोटार्ड वगैरह की भी अपनी पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज है. बेसिकली आपका जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस दुनिया का हम लोग पार्ट है, हम लोग बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ्स पर बिलीव नहीं करते हैं एंड हर इंसान के लिए उनका सच रिलेटिव होता है, सब्जेक्टिव होता है. और इस बात में सीधी साफ बात आपकी पोस्ट मॉडर्न थ्योरी बात करती है. तो क्योंकि क्लासिकल सोशलिज्म आपके मार्क्सिज्म से मिलता है एंड मार्क्सिज्म की थ्योरी को अगर आपने पढ़ा है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो बना के रखी है, तो वो लोग एक यूटोपियन सोसाइटी की बात करते थे जहां पर आपका जो वेल्थ जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. ऐसा तो हम लोग को दुनिया कभी आज तक दिखाई दी ही नहीं. हमारी दुनिया आज भी हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में बटी हुई है. तो ये जो आपके मार्क्सिस्ट राइटर्स ने आके यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में बात की थी कि एक ऐसी सोसाइटी हो जानी चाहिए
चाहिए, जहां पर आपका वेल्थ सब में प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ये एक ग्रैंड नरेटिव हो गया, मतलब एक बहुत ऐसी बात को बोलना, अपने नॉलेज और अपने ट्रुथ को मान लेना जो कि आप समझो कि यूनिवर्सली सब पे फिट बैठेगा, अप्लाई करेगा। एंड दिस वाज अगेंस्ट द पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, जहां पर आपकी ल्योटार्ड की अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है, आपने पोस्ट मॉडर्निज्म को अच्छे से समझा है, तो क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल सही बैठेगा कि इस टाइप के ग्रैंड एंड मेटा नैरेटिव्स को आपका पोस्ट मॉडर्न एंड स्पेसिफिकली ल्योटार्ड पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग। अनदर थिंग जो मैंने आपको यहाँ पे बोली ध्यान देने वाली है, लियोटार्ड का मेजर वर्क है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। अब आप देखिएगा कि आपके इसी पर्टिकुलर सिंगल शिफ्ट में इनके ही वर्क से दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको प्रिडिक्टेबली बताएगा कि लियोटार्ड को मुझे अगर प्रिपेयर करना है तो उनके इस पर्टिकुलर वर्क को मुझे डिटेल में करना ही होगा। अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। आपके लिटरेरी थ्योरी का ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 वाला, जहां पर 4 राइटर्स देके आपसे आपको क्रिटिकल टर्म्स लगा के पूछेंगे कि अब बताओ ये किसको मैच कर रहा है। दूसरा है आपके मेजर राइटर्स के मेजर वर्क को उठा के, या फिर उनके जो और भी माइनर वर्क्स भी होते हैं उनको उठा के उनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेना। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सी कि मिशेल फुको का आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, रोलां बार्थ का माइथोलॉजीज, जैक डेरिडा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी, देन वी हैव लकां का एक्रिटिस एंड फ्रैंकोइस लियोटार्ड का द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जो जस्ट पहले क्वेश्चन में आया था। तो ये जितने भी वर्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं डियर माय स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी मेजर वर्क्स हैं और इसकी डेट आपसे एक्सपेक्टेड ही होती है कि आप लोग रट कर ही जाओगे। सो ये एक प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है एंड ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है और इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आपने लिटरेरी थ्योरी को एक महीना लगा के अच्छे से पढ़ लिया एंड इन सभी मेजर वर्क्स की डेट आपको रटी हुई है, आई कैन गारंटी यू कि लिटरेरी थ्योरी से जो 30 क्वेश्चन आए हैं ना, उसमें एटलीस्ट आपके 25 से 26 आसानी से बनेंगे। व्हाई एम आई नॉट कंसिडरिंग कि हाँ 30 में से 30 हो जाएंगे, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही जो बिल्कुल हमारे दिमाग से ऊपर निकलते हैं या फिर हमारे नहीं सही बनते हैं, तो उनको हम लोग टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन आपके अगर 30 में से 24 या फिर आई वुड से आपके 20 क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये एक विन विन सिचुएशन आपके लिए हो जाती है। तो मैंने डेट्स यहाँ मेंशन कर दी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, third question, which among the following critics stated that the object of study in literary science is not literature but literariness? That is what makes a given work a literary work. This is a so famous डेफिनेशन। ये इतनी फेमस डेफिनेशन है, जैसे आपके वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को लेके स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस एंड वन शुड बी सिटिंग इन ट्रैंक्विलिटी वाली जो उनकी फेमस लाइन है, ये इतनी ही फेमस है आपकी लिटरेरी थ्योरी के वर्ल्ड में। आपके रोमा जैकोब्सन, जो कि आपके बहुत ही फेमस रशियन फॉर्मुलिस्ट है, वो आपके लिटरेचर को साइंस की तरह देखते हैं। जैसे साइंटिस्ट कैसे होते हैं, एक एक आपके सब्सटेंस को निकाल के उसकी बिल्कुल खाल उधेड़ देते हैं एंड बताते हैं कि सब्सटेंस किस किस चीजों से, एटम्स वगैरह से बना है। तो रोमा जैकोब्सन इज वन सच पर्सन जो लिटरेचर को साइंस की तरह देखते हैं एंड ये इतनी सी बात बोलते हैं लिटरेरीनेस के कॉन्टेक्स्ट में कि आपकी अगर एक पोयम है तो लिटरेरीनेस का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका राइम क्या है, उसका मीटर क्या है, वो किस जॉनरा में लिखी गई है, उसको किस किस तरीके के स्टाइल में या आपके स्टैंजास में बांटा गया है। बेसिकली दैट एवरीथिंग जो आपके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। तो आप जब एक पर्टिकुलर पोएट्री या पीस ऑफ टेक्स्ट की बिल्कुल खाल उधेड़ देते हो, उसको बोलते हैं हम लोग लिटरेरीनेस ऑफ अ टेक्स्ट। एंड ये फेमस लाइन आपके रोमा जैकोब्सन ने बोली हुई है एंड ये एग्जैक्ट लाइंस मैंने आपको ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर दी थी बहुत पहले ही, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दिस वॉज द क्वेश्चन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि आपके सामने 4 टर्म्स रख देंगे एंड उसके बाद आपके 4 राइटर्स को लेके बोलेंगे कि अब बताओ। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिक्स एंड मैच होते हुए दिखाई देंगे, लिटरेरी थ्योरी प्लस कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी प्लस लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आपको ये ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आपके कल्चरल स्टडीज के भी आपको राइटर्स देखने को मिल जाएंगे। सो कल्चर इंडस्ट्री इज अ वेरी फेमस टर्म आपके अडोर्नो एंड हॉर्खहाइमर का। इसकी फुल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आजकल का जो मीडिया है वो हम लोग को ये बता देता है कि भाई अगर ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो हम लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं एंड हमारा तो नुकसान हो गया है, एंड हाउ मीडिया इज फॉलोइंग एंड द पॉपुलर कल्चर इज मेकिंग अस द ट्रैप
मेकिंग अस बाय थिंग्स, और इस ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं। तो ये कल्चर इंडस्ट्री बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, एक नहीं कई बार रिपीटेड पूछा गया है कि बस बताओ कल्चर इंडस्ट्री किसका टर्म है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन हुआ। देन वी हैव एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, बहुत ही अमेजिंग टर्म है ये आपके हेरोल्ड ब्लूम का। मैं जब भी इसको पढ़ाती हूँ मैं आपके टाइगर श्रॉफ का एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपने टाइगर श्रॉफ के कभी इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं तो वो अपना आइडल मानते हैं ऋतिक रोशन को एंड जैकी चैन को। एंड इन दोनों की ही जो क्वालिटीज है वो आप भर भर के देख पाएंगे आपके टाइगर श्रॉफ के अंदर। इसी को कहते हैं एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, कि जब आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, आप एक पोएट है, आप एक राइटर है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ ओरिजिनल लिख पाएंगे बिना उस पर्टिकुलर राइटर जिसको आप आइडल मानते हैं उसके वर्क्स की आपके काम में झलक ना दिखाई दे। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो आपको जरूर से पढ़ना चाहिए एंड बहुत ही इजी है, रिपीटेड है। कल्चरल मटेरियलिज्म हमारे रेमंड विलियम्स का फेमस टर्म है। देन वी हैव डायलॉजिज्म जो कि मिखाइल बख्तिन का है। मिखाइल बख्तिन का पॉलीफनी, डायलॉजिज्म एंड इनका हेटेरोग्लोसिया, कार्निवल एस्क्यू, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है। आप अगर बिल्कुल एक नोविस भी हो जिसको नहीं भी पता है कि लिटरेरी थ्योरी में डिटेल में क्या आता है, तो ऊपर ऊपर से भी आप बता सकते हो क्वेश्चंस को देख के कि अरे ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इनको अगर आप प्रिपेयर नहीं करके जाते हो तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई आपको डिटेल वाले क्वेश्चंस आसानी से आ जाएंगे। ये प्रिडिक्टेबल है, ये कोई कठिन नहीं है करना, ठीक है। What is the title of Mary Wollstonecraft's autobiographical novel? Now this is a very easy question. Mary Wollstonecraft को हम लोग फेमिनिज्म की थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। आपको फेमिनिज्म की मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स के अगर नाम पता है एंड उनके कुछ इंपॉर्टेंट एंड उनके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स पता है, जैसे कि इनके विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ द वुमेन वगैरह इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, वो आप पढ़ के जाते हो और उसके साथ ही साथ थोड़ी बहुत इनकी बायोग्राफी एंड लाइफ पढ़ लेते हो, तो मैरी अ फिक्शन आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द ओनली कंप्लीट नॉवल जो आपकी वुलस्टोनक्राफ्ट को बिलोंग करता है। एंड क्या कहते हैं, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसके अंदर बताती है ये कैसे इनके फादर इनको अब्यूज करते थे, किस तरीके से इनका चाइल्डहुड बीता है, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करने की कोशिश की एंड एवरीथिंग, एंड देन शी स्टार्टेड वाउचिंग फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कैसे मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट से कनेक्ट किया है आपका ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया है शिफ्ट 1 में, ये वाला क्वेश्चन आया है शिफ्ट 2 में, 5 के बाद तुरंत 27 आया है, तो कंफ्यूज मत होना। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट आर नॉट रिटन बाय मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट? अब इस वाले पेपर में आई नोटिस समथिंग कि आपके ये जो फेमस राइटर्स है उनके सबसे फेमस वर्क्स को ना पूछ के सेकंड मोस्ट फेमस वर्क्स पूछे हैं, एंड आई विल प्रूव दिस टू यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, दिस इज अ एग्जैक्ट स्लाइड जो मैं बच्चों को अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाती हूँ, तो आप देखो मैंने ऑलरेडी सबसे पहले तो बच्चों को लिस्ट दी हुई है कि एक राइटर को अगर पढ़ो तो उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको पता होने चाहिए। तो विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ द वुमेन एक ऐसा आपका वर्क है जो आप जरूर से पढ़ के जाओगे, लेकिन व्हाट अबाउट अदर वर्क्स? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक राइटर पकड़ा, उसका मेजर वर्क पकड़ा, पढ़ के चले गए, लेकिन क्वेश्चन देखो कि मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट के वर्क्स पूछे हैं कि कौन सा यहाँ पे मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का वर्क नहीं है। तो ये वाला इनका वर्क नहीं है, ये इनके पतिदेव ने लिखा था, विलियम गॉडविन ने इनके लिए। देन आपका ये वाला वर्क भी इनका वर्क नहीं है। हाउ वुड यू जज कि इनके वर्क्स कौन से हैं? जब आपने पढ़ते टाइम ऐसी टाइप की लिस्ट कंज्यूम की होगी कि आपको इनका मेजर वर्क भी याद है एंड इनका माइनर वर्क भी याद है, कि थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ daughters, then we have Marry a Fiction, Vindication on the Rights of the Man, Vindication on the Rights of the Woman and Wrongs of a Woman। ये मैंने ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाया हुआ है एंड आप कंपेयर करो, देखो वैसा ही क्वेश्चंस आपके सामने पोर्ट्रे हुआ। सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई मेरा कोर्स लो एंड उससे पढ़ो, आई एम सेइंग कि आपको पढ़ना कैसे है लिटरेरी थ्योरी को। जब भी कोई एक राइटर उठाओ उसके आप लोग वर्क्स की लिस्ट बनाओ, उसके जो टर्म्स कॉइन किए हैं उसकी लिस्ट बनाओ, उसको अगर आप डेली देखते हो लिटरेरी थ्योरी आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई होप यू पीपल आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड आपका डर जा रहा होगा जो लिटरेरी थ्योरी को लेके आपके मन में है। हमारा 6th क्वेश्चन इज रेमंड विलियम्स, हर्बर्ट मार्क्यूस, फ्रेडरिक जेमसन एंड रिचर्ड होगार्ट। आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाया है एंड यहाँ पे आपसे वर्क्स पूछ लिए हैं, किसी जगह पे आपसे टर्म्स पूछेंगे, किसी जगह पे वर्क्स पूछेंगे, एंड ट्रस्ट मी 60% ऑफ द क्वेश्चंस लिटरेरी थ्योरी में ऐसे ही आते हैं कि चलो इस राइटर का वर्क बता दो, उसकी डेट बता दो, उसका टर्म बता दो एंड दैट्स इट।
क्यों बच्चे लिटरेरी थ्योरी से डरते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है, या फिर प्रोबेबली उनको कभी कोई सही गाइडेंस ही नहीं मिली कि इससे डरने वाली की कोई चीज ही नहीं है। तो फ्रेडरिक जेम्सन जो कि आपके पोस्ट मॉडर्निज्म का पार्ट है, जैसे लियोटार्ड आपके पार्ट है, उनका ये वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्होंने और भी बहुत सारे टर्म्स कॉइन किए हैं जो आपको जरूर से पता होने चाहिए। फ्रेडरिक जेम्सन से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके लेट कैपिटलिज्म के ऊपर, शिज़ोफ्रेनिया वाले टॉपिक्स के ऊपर, पैरिटी एंड पास्टिज जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको, इस पर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। आप यहाँ पर देखो कि किस तरीके से ये वाला जो वर्क है ऑलरेडी टॉट माय स्टूडेंट्स एंड इनके बाकी वर्क से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आप प्रिपेयर करके रखोगे तो मेजर माइनर क्वेश्चंस बोथ ही आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि न्यू क्रिटिसिज्म से आया हुआ है, एंड इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। Who among the following published a series of essay titled The New Criticism? John Crow Ransom and ये आपके बहुत ही मेजर राइटर है। अगर आप लोग न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बात करो, ओल्ड क्रिटिसिज्म से आप जब न्यू क्रिटिसिज्म को कंपेयर करते हो तो ये एक ऐसी थ्योरी निकल कर आई थी जो कहती थी कि भैया हमें ऑथर की लाइफ, उसकी बायोग्राफी, उसके जीवन, उसकी लव लाइफ एंड इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसने कौन सा वर्क लिखा है एंड उस वर्क के अंदर क्या कंटेंट है, क्या फॉर्म है, हम लोग सिर्फ उससे मतलब रखेंगे। सो दिस पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ एसे एक ऐसा वर्क था इनका जिसके अंदर इन्होंने इसी टॉपिक को लेकर काफी सारी बात की थी, विच इज वेरी इजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जहां पर अगेन आपको मैच द फॉलोइंग दिख जाएगा एंड सारे मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स दिख जाएंगे। नाउ इफ यू नोटिस यहां पर आपको जितने भी राइटर्स देखने को मिल रहे हैं सब पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक पर्टिकुलर थ्योरी को पढ़ो तो उस थ्योरी के सभी नाम आपको पता होने चाहिए कि अच्छा अगर मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी पढ़ाई तो उसके अंदर कौन से राइटर्स आते हैं, मैंने फेमिनिज्म पढ़ा तो उसके अंदर कौन से राइटर्स आते हैं। ट्रस्ट मी, इसी से आधे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। सो यहाँ पर यू मस्ट नो कि कौन सा वर्क किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ाए हुए हैं। जैसे फ्रांस फैनन को आप पढ़ोगे तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क पढ़ोगे, द रेचेट ऑफ द अर्थ पढ़ोगे, डाइंग कलोनियलिज्म एंड टुवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। और देखो मेजर वर्क से ना पूछ के इन्होंने एक ऐसा वर्क पूछा है जो हो सकता है कि बच्चा मिस आउट करे। तभी मैं आपको एक हमेशा ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ जहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स तो पढ़ने को मिले ही मिले, लेकिन माइनर राइटर्स भी या माइनर वर्क्स भी उनके साथ ही साथ पढ़ो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके उसी से क्लिक बनेंगे। ये एम सीजर के भी हैं, रिटर्न टू द नेटिव लैंड हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है जिससे आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। देखो इनके एक कम इंपॉर्टेंट वर्क से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, which among the following is not a state of human mental disposition as posited by जैक लाका। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड घिसा पिटा ये कॉन्सेप्ट है जहां पर इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हुई हैं, रियल एंड इमेजिनरी स्टेज आपकी, देन आपकी सिंबॉलिक स्टेज। सो रियल, इमेजिनरी या सिंबॉलिक स्टेज जिसके अंदर आपका एक इसमें से मिरर स्टेज भी आता है, तो इसको मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया है, उसको जाओ जाके पढ़ो। कौन सी इसमें से आपका ऑर्डर नहीं बनेगा, हिस्टोरिकल ऑर्डर। जैक लाका हमारी साइको एनालिसिस थ्योरी का पार्ट है जिसके अंदर मात्र 4-5 राइटर आपको प्रिपेयर करने हैं। जैक लाका हो गए, हेरोल्ड ब्लूम हो गए, नॉर्म चॉम्स्की हो गए, सिगमंड फ्रॉइड हो गए। इन 4 को पढ़ लिया, इनके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू आर डन विद साइको एनालिसिस थ्योरी, कुछ डीप में आपको जाने की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, who among the following is the author of the implied reader and the act of the reading। अब ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से। आपने इतनी अच्छी तरीके से लिटरेरी थ्योरी को पढ़ा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देख के बता लो ये कौन से सब सेक्शन से आया है, अच्छा ये इनका मेजर वर्क है या माइनर वर्क है। सो वुल्फगैंग आइसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके राइटर है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के, जो इम्प्लाइड रीडर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि जब भी कोई इंसान या ऑथर अपना वर्क लिखता है तो वो अपने दिमाग में इम्प्लाइड रीडर की एक छवि बनाकर वर्क लिखता है जिसके लिए उसकी ऑडियंस, मतलब जिसके लिए वो वर्क डायरेक्टेड है। जैसे whenever I make videos, so all my relatable kind of examples are directed towards an implied audience, जो कि आप लोगों में ये सोच के उन क्वेश्चंस को एंड उन एग्जांपल्स को लेके आती हूँ कि आपको वो कितनी आसानी से समझ में आएगा। सो दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट जो इम्प्लाइड रीडर के बारे में बात करता है।
नेक्स्ट है फर्डिनेंड डी सशोर, आई विल वेट ओवर हेयर, आप जाओ एंड पिछले 5 साल के क्वेश्चंस निकाल के आओ एंड शो मी अ पेपर जिसमें फर्डिनेंड डी सशोर के क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलते। ये इतना आपका प्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ आपका सेक्शन है लिटरेरी थ्योरी कि आई कुड टेल यू कि अगली बार भी आपके इन राइटर्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड इसको जानने के बाद अगर कोई भी बच्चा लिटरेरी थ्योरी से डरे या उसको प्रिपेयर ना करे तो उसके पार्ट पे ये अच्छी बात नहीं होगी। A course in general linguistics आपके फर्डिनेंड डी सशोर का 1960 में पब्लिश हुआ एक सेमाइनल वर्क है जो इन्होंने खुद से पब्लिश नहीं किया था। इनके जो बच्चे थे मतलब इनके खुद के बच्चे नहीं, इनके जो स्टूडेंट्स थे, इनके लेक्चर्स को कंपाइल करके एक वर्क पूरा तैयार करते हैं विच इज अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। एंड इस मेजर वर्क के अंदर आपको फर्डिनेंड डी सशोर की सभी मेजर थ्योरीज देखने को मिल जाएगी, पैराडिग्मेटिक, सिंटैग्मेटिक, देन इनका लैंग एंड परोल वाला कॉन्सेप्ट, आपकी लैंग्वेज इज एन इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिग्निफिकेशन, वो जो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपने ये वर्क पढ़ लिया आपके मेजॉरिटी ऑफ द सशोर के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ब्लैक फेमिनिज्म पेज अटेंशन टू, नाउ दिस वाज अ सेक्शन जो फेमिनिज्म के अंदर आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हो, विच आई विल डेफिनेटली गो एंड ऐड ऑन, या फिर मैं आपको ये अलग से यहाँ यूट्यूब पे भी सभी बच्चों को पढ़ाऊंगी। नए नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं फेमिनिज्म से, विच इज ब्लैक फेमिनिज्म, देन आपकी वुमेन स्टडी से क्वेश्चन आया है, साइबर फेमिनिज्म से आया है। डू नॉट बी अंडर दिस इंप्रेशन या परेशान होने की नीड नहीं है कि नहीं आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर 30 क्वेश्चंस में से आपके 3 क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं दैट यू डोंट नो, तो उसके लिए आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट बी श्योर कि आपका अगली बार साइबर फेमिनिज्म से या ब्लैक फेमिनिज्म से क्वेश्चन आएगा नहीं। ऑल्दो दिस इज इंपॉर्टेंट, आई विल डेफिनेटली टीच दिस टू यू, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को लेकर परेशान नहीं हुआ करो जो प्रिडिक्टेबल है, जो आपको पता है कि वो आएंगे ही आएंगे, उनको आप जरूर से प्रिपेयर किया करो, ठीक है। देन एम सीजर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने देखा कि एम सीजर के एक वर्क से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, एम सीजर से आपका फिर क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको आप लोग पढ़ते हो एंड लियोपोल्ड ब्लूम को आप लोग पढ़ते हो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर, एंड नेग्रिट्यूड को लेके एंड ब्लैक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को लेके इनका क्या मानना था। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इनके एंड बहुत ही इजी इन्होंने चीजें 2-3 वर्क्स में ही बता रखी हैं। अगर आप इनको एक बार पढ़ लेते हो, रिपीटेड क्वेश्चंस देखोगे, कुछ भी अलग से आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन अगेन हम लोग को क्वेश्चन दिखाई देता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लस लिटरेरी थ्योरी। इन दोनों का भाईचारा साथ में बहुत चलता रहता है कि आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में भी काफी आए थे, मैंने आपको एनालिसिस कराई हुई थी। प्रीफेस टू फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न्स, ये आपके जॉन ड्राइडन का लिटरेरी वर्क है जो मैंने पढ़ा के रखा हुआ है। प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन जोसेफ एडिसन का आपका क्रिटिकल वर्क है जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को शायद पता नहीं होगा। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द इमेजिनेशन आपके बाकी राइटर्स दैट इज टी.एस. इलियट एंड आपके आई.ए. रिचर्ड्स का वर्क है। तो लिटरेरी थ्योरी प्लस लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे जरूर से देखने को मिल जाएंगे। देखो अभी तक कुछ भी डिटेल में आपने नहीं देखा, टाइटुलर बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके मेजॉरिटी ऑफ द लिटरेरी थ्योरी में पूछे जाते हैं। वुमेन स्टडीज इज फोकस्ड एंड बिल्ट अपॉन, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच वाज न्यू टू मी एज वेल कि वुमेन स्टडीज एक नया कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली टीच यू। कुछ ऐसे सेक्शंस एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आएंगे जो हर पेपर के लिए आपके न्यू होते हैं एंड आपको उनके बारे में नहीं पता होता है। आप जरूर से उनको निकाल के पढ़ा करो, लेकिन बर्डन मत लिया करो कि अब भाई उसके पीछे आप पागल ही हो गए। जो आपका कंटेंट ऑलरेडी आपके सिलेबस का पार्ट है, पहले उसको कंज्यूम किया करो, ठीक है। देन अगेन वी हैव अनदर सिमिलर क्वेश्चन जहां पे मैच द फॉलोइंग है, आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री, द डायनामिक्स ऑफ लिटरेरी रिस्पांस, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, फिर से रिपीट हुआ है हेरोल्ड ब्लूम का वर्क, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन जो कि इलांशो वाल्टर का वर्क है। नाउ टेल मी कि सपोज आपको ये पहले वाले 2 वर्क नहीं पता है, तो हेरोल्ड ब्लूम का एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड लिटरेचर ऑफ देयर ओन इलांशो वाल्टर का, ये तो हम लोग मास्टर्स से पढ़ के आते हैं, इन दोनों को ही मैच करके आपके बाकी ये पूरा क्वेश्चन बन गया। सो मेजर वर्क्स अगर आप कर लेते हो ना फेमस राइटर्स के, तो भी आपके क्वेश्चंस निकल जाते हैं। Here we have साइबर फेमिनिज्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जरूर इस पर मेरी जल्द से वीडियो आने वाली है जहां पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि साइबर फेमिनिज्म क्या है। देखो फेमिनिज्म हम लोग ने समझ लिया, उसकी सभी वेव्स हम लोग ने पढ़ ली, कौन कौन सी राइटर्स इसके अंदर आती हैं, क्या डिमांड किया था आपकी जितनी भी फेमिनिस्ट राइटर्स ने उस टाइम पे,
जब इनको राइट्स एंड से नहीं मिला हुआ था एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आज का जो जमाना है भैया, साइबर क्राइम हो रहा है, तो साइबर फेमिनिज्म इज आल्सो सम काइंड ऑफ न्यू टॉपिक जो आपको जरूर से पढ़ना चाहिए, विच आई विल डेफिनेटली टीच यू। मिडनाइट चिल्ड्रन इज अ रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट ऑफ, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको पढ़ने के बाद मुझे लिटरली, आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू, कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आई थी कि जितने भी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो पोस्ट कलोनियलिज्म ही मार्क करेंगे, क्योंकि हम लोग सलमान रश्दी को एज अ पोस्ट कलोनियल राइटर ही पढ़ते हैं, बिकॉज वो उसी आपके जॉनरा में आते हैं। लेकिन इसका आंसर है पोस्ट मॉडर्निज्म, क्योंकि आप अगर वर्क को देखोगे, सलमान रश्दी को बिल्कुल आपको अलग रख देना है, आपको मिडनाइट्स चिल्ड्रन का अगर आप वर्क उठा के देखोगे जिसके अंदर पोस्ट कलोनियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसका नैरेटिव बिल्कुल मेटा नैरेटिव टाइप का है, फ्रैगमेंटेड स्टाइल में लिखा गया है, एंड फोर्थ वॉल ब्रेक कर देता है। आपकी जो आपका सिनाई वाला जो इनके कैरेक्टर था वो डायरेक्टली रीडर से बात करने लगता है। ये 3-4 एलिमेंट्स को अगर आप पढ़ोगे मिडनाइट चिल्ड्रन के, तो वो फिट बैठेगा पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर, एंड आंसर हो जाएगा इसका पोस्ट मॉडर्निज्म का पार्ट है, या फिर रिप्रेजेंट करता है ये जो टेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म को। ओके, सो कुछ ऐसे दिमाग माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस आएंगे, जाहिर सी बात है हम लोग नेशनल लेवल का पेपर दे रहे हैं, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बनता है। मैथ्स द फॉलोइंग अगेन, भाई दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो मुझे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ, ये टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पूछो कि पता नहीं ये वाला क्वेश्चन है या आगे आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर कौन सा राइटर आता है भैया? जीन बॉड्रिलार्ड आ गए आपके। साइको एनालिसिस का राइटर कौन है? जैक लाकान। घिसा पिटा क्वेश्चन, ये कोई बच्चा गलत करके नहीं आ सकता है, ये इतना इजी क्वेश्चन है। मिमिक्री का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आपके होमी की भाभा ने। न्यू हिस्टोरिसिज्म किससे रिलेटेड है? आपके स्टीफन ग्रीनब्लैट ने। दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन। कमेंट मी डाउन एंड टेल मी कि बताओ ये आपको इजी लगा या नहीं, इसमें क्या दिमाग लगाना था? आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको 14 थ्योरीज बताई, उसके अंदर के राइटर्स भी अगर आपको पता है ना कि अच्छा ये इसके अंदर फॉल करता है, ये इसके अंदर फॉल करता है, यू आर डन। आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो बन गए। Who introduced the concept of बायो पावर? आजकल के जमाने के अकॉर्डिंग बायो पावर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही मस्त बैठता है, फिट बैठता है, जो कि मिशेल फुको ने बताया है। मिशेल फुको के इतने सारे टर्म्स हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं, हर बार रिपीटेड इनसे पूछे जाएंगे इनके सभी टर्म्स। तो एक पेपर में आप अगर इनके सभी टर्म्स लिख लेते हो कि अच्छा इसका ये टर्म है, ये टर्म है, एंड उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हो, तो आपके ऐसे क्वेश्चंस जरूर से प्रिपेयर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड टू पोस्ट मॉडर्निज्म? इसमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पोस्ट मॉडर्निज्म से कनेक्ट नहीं करता है? तो एक क्वेश्चन नंबर 1 आया था आपका कि पोस्ट मॉडर्निज्म लियोटार्ड के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इसमें फिट नहीं बैठेगा। ये भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, एंड द आंसर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एब्सोल्यूटिज्म। दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए क्योंकि आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था वो मॉडर्निज्म के एरा से ज्यादा कनेक्ट बैठता है। बाद में जब आप पोस्ट मॉडर्न एरा का पार्ट हो जाते हो तो आप तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को खुल क्रिटिसाइज करने लगते हो कि बर्बादी कर दी है भैया इसने, आजकल के कंज्यूमरिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट करा दिया है। एब्सोल्यूटिज्म जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दुनिया में यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं आपके पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर या पोस्ट मॉडर्निज्म कॉन्सेप्ट। ये मानते हैं कि भाई मेरे लिए फ्रीडम के मायने कुछ और है, आपके लिए फ्रीडम के मायने कुछ और है। सब्जेक्टिव एंड रिलेटिविटी के ऊपर मानते हैं ये लोग, आपकी यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। सो ये आपके लिए एक इजी कॉन्सेप्ट बन गया। Which of the following is not a feminist critic? This is such a easy question. इसको आपने अगर गलत किया है तो मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन। सिमोन डे beauvoir फेमिनिस्ट राइटर हैं, जूडिथ बटलर फेमिनिस्ट राइटर हैं, वर्जीनिया वुल्फ फेमिनिस्ट राइटर है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्यों भाई एमिली ब्रोंटे हमारे फेमिनिस्ट राइटर क्यों नहीं है, क्योंकि शी इज अ फीमेल राइटर, तो यहाँ पे फीमेल राइटर्स की बात नहीं की गई है, फेमिनिस्ट राइटर्स की बात की गई है। those writers जिन्होंने फीमेल राइट्स एंड उनके इक्वालिटी के ऊपर बात की है, एंड ये एक प्रॉपर लिस्ट है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपने ये कंज्यूम किया हुआ है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल चाय कम पानी है कि एमिली ब्रोंटे भैया इनको हम लोग विक्टोरियन एरा में पढ़ते हैं, माना इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं आपकी बीइंग अ फीमेल राइटर, लेकिन आपके फेमिनिज्म से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। All these three writers are writers as well as critics, and इन्होंने फीमेल के राइट्स के बारे में बात की है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अगर आपने लिस्ट को कंज्यूम कर लिया और इनके सभी वर्क्स को अगर आप जानते
हैं तो आपका फेमिनिज्म से क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं गलत जाने वाला है। मैच द फॉलोइंग, सन्स एंड लवर्स, वेटिंग फॉर गोडोट। हाँ, दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखो, सन्स एंड लवर्स हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ते हैं, वेटिंग फॉर गोडो अगेन हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ते हैं। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर का वर्क है, रूम ऑफ वनसून चलो मान लिया कि ये हमारे फेमिनिज्म का वर्क है, वर्जीनिया वुल्फ का, लेकिन बाकी तीन काम आपके लिटरेरी थ्योरी में क्या कर रहे हैं? तो आप जब वर्क्स को पढ़ते हो, जिसको आप ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ा, आपने अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ा, लेकिन उसका जॉनरा भी तो हम लोग पढ़ते हैं कि अच्छा ये आपकी एपिस्टोलरी नॉवल है, ये आपकी साइकोलॉजिकल नॉवल है, इसके अंदर आपके हिस्टोरिकल एलिमेंट्स है, वही ये क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है। दिस इज सच अ क्वेश्चन एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप नेट के बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस पूछो, रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस ना पूछो जो उनकी रोट लर्निंग को जज करता हो लेकिन इस टाइप की नॉलेज को जज ना करता हो। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इफ आई वाज टू बी द प्रोफेसर जो क्वेश्चन सेट करे तो मैं ऐसे क्वेश्चन सेट करती। दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। सन्स एंड लवर्स के अंदर आपको साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पे मदर एंड सन का जो ओडिपल कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। वी हैव वेटिंग फॉर गोडो जो कि एक पोस्ट मॉडर्निज्म टेक्स्ट है, परफेक्ट बैठता है, फ्रैगमेंटेड स्टाइल एंड आपके बिल्कुल टूटे टूटे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी प्लॉट ड्रिवन ये वर्क देखने को नहीं मिलेगा जो आपको पोस्ट मॉडर्निज्म में बिल्कुल फिट बैठते हुए दिखाई देगा। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम आपका न्यू हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अब ये वाला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो? आपने अगर न्यू हिस्टोरिसिज्म पढ़ा है, उसके अंदर आपने अगर स्टीफन ग्रीनब्लैट को पढ़ा है जो कि एक शेक्सपियरियन स्कॉलर थे, आपको पता है कि शेक्सपियर के वर्क्स को उठा के एंड रेनेसां के टाइम के वर्क्स को उठा के इन्होंने प्रॉपरली दिखाने की कोशिश की है कि हाउ हिस्ट्री इज रिलेटेड टू योर लिटरेचर एंड हाउ वाइस वर्सा लिटरेचर इज रिलेटेड टू योर हिस्ट्री। तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठ जाएगा। एंड फेमिनिज्म वाला तो अ रूम ऑफ वन्स ओन सबको पता होगा। सो दिस वाज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देन वी हैव द टर्म कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब यहाँ पे आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक टर्म है जिसके डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये क्या क्या बोलने की कोशिश करता है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपने इस टर्म को पढ़ा होगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि कार्ल यंग का है या किसका है, आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। सो व्हाटएवर थ्योरीज आप अपने थ्योरिस्ट्स की पढ़ते हो उसके बारे में अगर आपने बहुत ही रिलेटेबल वे में एंड बहुत ही इजी वे में उसके एग्जांपल समझ लिए हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। मैच द फॉलोइंग, वेरी इजी क्वेश्चन। आपके फर्डिनेंड डे सश्योर के चारों टर्म्स को उठा के ये आपसे पूछ लिया गया है। दिस इज सच अ गुड क्वेश्चन जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? लैंग हम लोग पढ़ते हैं एक सिस्टम ऑफ ग्रामर एंड सिस्टम ऑफ रूल्स होता है। तो अब आप देखो कि रूल्स वगैरह तो कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं गया है। आप ये बिल्कुल सही बैठ सकता है इसके ऊपर कि सोशली शेयर्ड लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं लैंग की। आपकी एक जो सोशली शेयर्ड, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हम सभी लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं, भाषा ये बोलते हैं, तो उसके कुछ प्रॉपर रूल्स हैं जो उसका लैंग बन जाएंगे। एंड नाउ व्हेन आई एम यूजिंग दैट इंग्लिश लैंग्वेज के सभी रूल्स एंड सब कुछ जो मैंने बचपन में टेंसेस एंड क्लॉजेस पढ़े थे उसका इस्तेमाल करके व्हेन आई एम यूजिंग इट एज एन एक्चुअल स्पीच तो वो हो जाएगा आपका परोल। तो स्पीच जो पॉइंट है वो आपका परोल बन जाएगा। देन वी हैव सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड अगर आपने पढ़ा है तो सिग्निफायर एक फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका वर्ड एंड उससे जो एक आइडिया आप डिराइव करते हो विच इज अ मेंटल कॉन्सेप्ट उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफाइड। तो ये आपका एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन बन जाता है। आई रियली एंजॉय डूइंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है एंड रोट लर्निंग इज नॉट अलाउड ओवर है। ठीक है, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कि ये टर्म किसने कॉइन किया है। अदर का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का है। थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट हमारे होमी के भाभा ने दिया हुआ है। तो अगर आपको बाकी दो टर्म्स नहीं पता है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, इन दोनों को ही आप क्लिक करके अपने सही आंसर तक पहुंच जाओगे। 27 क्वेश्चन मैरी वोllstonecraft, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पहले दिखा दिया था क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तो ये रिपीट होता है। Who said that language is a system of signs whose parts can and must be considered in their synchronic solidarity? फर्डिनेंड डे सश्योर से इन 3 शिफ्ट में 3 क्वेश्चन रिपीटेड आपको दिखाई देते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप सश्योर को, मिकाइल बख्तिन को, मिशेल फुको को एंड आपके रोमा जैकोब्सन को, देन आपके आई.ए. रिचर्ड्स, ये ऐसे पेट राइटर्स हैं, इनको अगर आप नहीं पढ़ के गए तो डू नॉट गो फॉर नेट का एग्जाम, आप घर पे बैठो, क्योंकि अगर आप इनको नहीं पढ़ के जा रहे हो तो फिर आपके माइनर राइटर्स को तो आप भूल ही जाइए। सश्योर का ये कॉन्सेप्ट है जहां पर वो अपनी सिंक्रनी एंड डायक्रनी के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपको किसी लैंग्वेज के बारे में पता लगाना
बनाना है तो आपको उसकी सिंक्रोनिक सॉलिडारिटी के बारे में जानना चाहिए। मतलब कि अगर मैं आसान भाषा में बोलूं कि लैंग्वेज के एवोल्यूशन को ओवर द हिस्ट्री जानने की कोशिश ना करो, उसके स्पेसिफिक टाइम में उस लैंग्वेज का क्या स्टेटस है उसको आप जानिए। एंड इसी के बारे में आपके सर ने बात की है। सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी से अकेले ही आपके काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जरूर से इसको जाके पढ़ लीजिएगा, मैंने सब कुछ पढ़ा के रखा है, ठीक है। इन द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन रिपीटेड कॉन्सेप्ट, 3 बार लियोटार्ड से क्वेश्चन आपने उसी उनके वर्क से उठाकर पूछ लिया, हाउ इज दैट पॉसिबल। एंड ये तो बिल्कुल क्वेश्चन भी शिफ्ट चेंज नहीं किया इन्होंने। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो क्लासिकल सोशलिज्म पढ़ाया वो शिफ्ट 1 में आया था, ये शिफ्ट 2 में आया, बस क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट मार के इन्होंने दे दिया। तो यू कैन जस्ट सी कि ये कितना प्रिडिक्टेबल है और कितना ज्यादा इजी है। लास्ट क्वेश्चन है मिखाइल बख्तिन से। इन हिज वर्क डायलॉजिक इमेजिनेशन मिखाइल बख्तिन किस किस थ्योरी के बारे में बात करते हैं? इनकी वही घिसी पिटी थ्योरी, पॉलीफोनी, कार्निवलिस्क्यू, हेटेरोग्लोसिया एंड और भी कोई 2-3 आई एम जस्ट मिसिंग आउट। उसी से ही आपको बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि डायलॉजिज्म इनका क्या हो गया, हेटेरोग्लोसिया क्या हो गया, बार बार इनसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। आई होप अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो यू वर एबल टू सी कि लिटरेरी थ्योरी कितना इजी है। एंड इसके अगर आपने क्वेश्चंस लगा लिए अलग से तो यू आर सॉर्टेड फॉर लिटरेरी थ्योरी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, आई एम प्रिटी श्योर आपको इस कोर्स को पूरा कंज्यूम करके पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इस नंबर पे आप हमें जरूर से मैसेज करें, वी विल सेंड यू ऑल द फ्री डेमो लेक्चर्स, जिसको आराम से आप पढ़िए, पहले इस्तेमाल करिए, विश्वास करिए, देन ओनली यू कैन गो अहेड एंड बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर सिलेबस, जो आपके कंप्लीट लिटरेरी थ्योरी को प्रिपेयर कर देगा। इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे और भी कोर्सेज है, उनको भी जरूर से चेकआउट करो अगर लिटरेचर के बाकी सेक्शंस को भी पढ़ना चाहते हो। यूट्यूब पे पूरी एक फ्री प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है आपके लिए, जिसमें मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आज के एग्जाम में आए हैं वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखे हैं। तो अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट उनको, फ्री कॉन्टेक्स्ट को तो आप जरूर से कंटेंट को कंज्यूम करो। लास्टली आप मेरे इन दोनों चैनल्स का पार्ट बनिए। इसी टाइप का कौन सा नेक्स्ट आप वीडियो कौन से नेक्स्ट सेक्शन पे देखना चाहोगे जो आपके शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में आए थे, वो मुझे कमेंट करके जाना। डू लेट मी नो योर व्यूज कि आपको क्या लगा आज के इस वीडियो को कंज्यूम करने के बाद, कि लिटरेरी थ्योरी इजी था या डिफिकल्ट था या बेकार में ही लोगों ने आपको डरा के रखा है। आई विल वेट फॉर योर feedback and I am going to take your leave and I am going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.